हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी टाउन। और आज हम सीखेंगे 6 स्टैंडर्ड सुलभ भारती मराठी का चैप्टर नंबर 14 अप्पाजींचे चातुर्य। और इस पाठ के लेखक हैं विलास गीते। तो चलो पाठ को शुरू करते हैं। अप्पाजींचे चातुर्य। अप्पाजी ये नाम है और चातुर्य चातुर्य यानी चतुराई। अप्पाजी की चतुराई। अब हम पाठ की लाईने पढ़ते हैं। खूप जुनी गोष्ट। विजयनगरमध्ये तेव्हा कृष्णदेवराय राज्य करत होते. त्यांच्या प्रधानाचे नाव होते अप्पाजी. अप्पाजी फार चतुर होते. बहुत पुरानी बात है। विजयनगर में कृष्णदेवराय नाम का एक राजा राज्य करता था। उनका प्रधान जो था उसका नाम था अप्पाजी। और अप्पाजी बड़ा चतुर था। चतुर यानी बुद्धिमान, होशियार या स्मार्ट था. उत्तरेकडे कलिंग राज्य होते. त्या राज्याच्या राजाला वाटले एकदा आपणही अप्पाजींची चतुराई पाहावी. म्हणून त्याने कृष्णदेवरायांना निरोप पाठवला. तुमच्या राज्यात फार चवदार कोबी पिकतात असे मी ऐकलं आहे. त्यांचा आस्वाद घेण्याची माझी इच्छा आहे. माझ्यासाठी काही कोबी पाठवाल का? उत्तरेकडे यानी नॉर्थ की तरफ कलिंग नाम का राज्य है और उस राज्य के राजा ने अप्पाजी की चतुराई के बारे में सुना था। इसीलिए उन्होंने अप्पाजी की चतुराई देखने की सोची और उन्होंने राजा कृष्णदेव राय को निरोप भेजा। निरोप यानी संदेशा भेजा और संदेश में लिखा कि तुम्हारे राज्य में बहुत ही चवदार चवदार यानी स्वादिष्ट गोभी होती है, ऐसा मैंने सुना है। तो मुझे गोभी खाने की, गोभी का टेस्ट लेने की बहुत इच्छा है। मेरे लिए तुम गोभी भेजोगे क्या? कलिंग राजाला कोबी पाठवण्याची कृष्णदेवरायांना इच्छा होती, पण पाठवणार कसे? राजा कृष्णदेवराय को कलिंग के राजा को कोबी गोभी यानी गोभी गोभी भेजने की बहुत इच्छा थी, लेकिन भेजेंगे कैसे? क्योंकि उस वक्त गाड़ी, ट्रक, रेलवे ऐसे साधन नहीं थे. बैलगाड़ी से सफ़र करते थे लोग. त्या काळी आजच्यासारखी वाहतुकीची जलद साधने नव्हती. उस काल में आज के जैसी जलद साधने यानी जल्दी जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाले साधन. वाहतूक चालायची ती बैलगाड्यांमधून. और लोग कैसे ट्रैवल करते थे? बैलगाड़ी में बैठकर. बैलगाड्या कलिंग राज्यात पोचायला 3 महीने लागत. बैलगाड़ी से सफ़र करके कलिंग राज्य में पहुंचने के लिए 3 महीने लग जाते थे. आपण चांगली ताजी कोबी पाठवली तरी ती कलिंग राज्यात जाईपर्यंत कुजून जाईल असे राजाला वाटले. कलिंग के राजा ने कृष्णदेवराय राजा को संदेशा भेजा था कि तुम्हारे यहाँ बहुत स्वादिष्ट गोभी मिलती है. और कृष्णदेवराय राजा को भी उनकी इच्छा पूरी करनी थी, लेकिन वो सोचने लगे कि हम अच्छी फ्रेश गोभी कलिंग के राजा को भेजेंगे, लेकिन वहाँ पर जाने तक गोभी खराब हो जाएगी, सड़ जाएगी. आपली शंका त्यांनी अप्पाजींना सांगितली. आपने बीरबल की बहुत सी कहानियाँ सुनी होंगी. बीरबल भी अकबर के दरबार में चतुर, होशियार, बुद्धिमान प्रधान था और वो बड़ी चतुराई से अकबर राजा की समस्या का चुटकियों में हल निकालता था. वैसे ही बीरबल के जैसे अप्पाजी थे. वे भी कृष्णदेवराय राजा की समस्या का हल निकालते थे. आपली शंका यानी अपना विचार. तो कृष्णदेवराय राजा ने अप्पाजी के पास अपनी समस्या प्रकट की. अप्पाजी म्हणाले, त्यात काय अवघड आहे? तो अप्पाजी ने तुरंत जवाब दिया, उसमें क्या अवघड है? अवघड यानी कठीण है. एक बैलगाडीत गाडीवानाला बसण्यापुरती जागा सोडून बाकीच्या जागेत माती भरा. एक बैलगाड़ी में गाड़ीवान यानी बैलगाड़ी चलाने वाला. उसके लिए जितनी जगह लगेगी उतनी जगह छोड़ दो और बाकी पूरी बैलगाड़ी में माती यानी मिट्टी भर दो. त्या मातीत कोबीचे बी पेरा. रोज कोबीच्या रोपांना पाणी देत पुढे जायला गाडीवानाला सांगा. गाड़ी कलिंग राज्यात पोहोचेपर्यंत कोबी तयार होतील. इस मिट्टी में गोभी के बीज लगा दो. हर दिन उसको पानी देने के लिए बैलगाड़ी चलाने वाले को कहो. गाड़ी कलिंग राज्य में पहुंचते समय गोभी तैयार हो जाएगी.
राजाने आप्पाजींच्या सांगण्याप्रमाणे एका गाडीत माती भरून त्यात कोबीच्या बिया पेरून ती कलिंग राज्याकडे रवाना केली. गाडीवान प्रवासात रोज कोबीच्या रोपांना पाणी देत होता. राजा ने अप्पाजी ने जैसा कहा वैसे अपने बैलगाड़ी में मिट्टी भरकर उसमें गोभी के बीज बोए और बैलगाड़ी कलिंग के राजा की तरफ भेजी. बैलगाड़ी चलाने वाला हर रोज गोभी को पानी दे रहा था. 3 महिन्यांनी ती बैलगाडी कलिंग राज्यात पोहोचली. कलिंग राजाला ताजी गोबी मिळाली. त्याला आनंद वाटला. अप्पाजींचे कौतुकही वाटले. 3 महीने के बाद बैलगाड़ी कलिंग राज्य में पहुंच गई. कलिंग के राजा को ताजी गोभी, चविष्ट गोभी खाने को मिली. उसको बहुत आनंद हुआ और उन्होंने अप्पाजी की चतुराई की प्रशंसा की. अप्पाजींची आणखी एक परीक्षा घ्यावी असे कलिंगच्या राजाला वाटले. त्याने एकसारख्या दिसणाऱ्या 3 मूर्ती मागवल्या व म्हणाले, या 3ही मूर्ती दिसायला सारख्या असल्या तरी यातली एक मूर्ती निकृष्ट आहे, दुसरी मध्यम दर्जाची आहे आणि तिसरी उत्कृष्ट आहे. यासारख्या दिसणाऱ्या 3 मूर्तींमधील उत्कृष्ट कोणती ते मला सांगा. कलिंग के राजा को लगा अप्पाजी की एक परीक्षा और लेने की और उन्होंने एक जैसे दिखने वाली 3 मूर्तियां मंगाई और बोले, ये तीनों मूर्तियां दिखने में एक जैसी है लेकिन उसमें की एक मूर्ति निकृष्ट है. निकृष्ट यानी खराब है. दूसरी मध्यम दर्जाची यानी खराब भी नहीं और अच्छी भी नहीं ऐसी है. और तीसरी मूर्ति उत्कृष्ट यानी बहुत अच्छी है. एक जैसी दिखने वाली तीनों मूर्तियों में अच्छी मूर्ति कौन सी है ये मुझे बताओ. त्यांच्यामधील फरक इतर कोणालाही ओळखता येईना. अप्पाजी म्हणाले, मी सांगतो फरक. त्यांनी एक लवचिक तार घेतली. ती तार एका मूर्तीच्या कानात घातली. तेथून ती तार मूर्तीच्या तोंडातून बाहेर पडली. अप्पाजी म्हणाले, ही निकृष्ट मूर्ति. तीनों मूर्तियों में फर्क किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था. अप्पाजी बोले, मैं बताता हूँ फर्क. अप्पाजी ने एक लवचिक यानी लचीली तार ली और मूर्ति के कान में डाली. वहीं से वो तार मूर्ति के मुंह में से बाहर निकली. अप्पाजी बोले, ये मूर्ति निकृष्ट यानी खराब है. नंतर अप्पाजींनी ती तार दुसऱ्या मूर्तीच्या कानात घातली. ती तार त्या मूर्तीच्या दुसऱ्या कानातून बाहेर पडली. अप्पाजी म्हणाले, ही मध्यम दर्जाची मूर्ति. बाद में अप्पाजी ने वही तार दूसरी मूर्ति के कान में डाली. वो तार मूर्ति के दूसरे कान में से बाहर निकली. अप्पाजी बोले, ये मध्यम मूर्ति है यानी खराब भी नहीं और अच्छी भी नहीं ऐसी है. तिसऱ्या मूर्तीवरही अप्पाजींनी हाच प्रयोग केला. त्या मूर्तीच्या कानात घातलेली तार तिच्या तोंडातून व दुसऱ्या कानातून कोठूनच बाहेर पडली नाही. अप्पाजी म्हणाले, ही निकृष्ट मूर्ति. तीसरी मूर्ति पर भी अप्पाजी ने यही प्रयोग किया. उस मूर्ति के कान में तार डाली. वो तार मूर्ति के मुंह में से या कान में से कहीं से भी नहीं निकली. अप्पाजी बोले, ये उत्कृष्ट मूर्ति यानी बहुत अच्छी मूर्ति. अप्पाजींनी कलिंग राजाला त्याच्या प्रश्नाचे उत्तर दिले. आपण मागवलेल्या मूर्तींपैकी एका मूर्तीच्या कानात घातलेली तार तिच्या तोंडातून बाहेर पडली. ती निकृष्ट मूर्ति. एखादा माणूस ज्या अफवा ऐकतो त्याचा खरे खोटेपणा पडताळून न पाहता जर तो त्या दुसऱ्यांना सांगू लागला तर त्याचे व समाजाचेही हित होत नाही, या मूर्तीचा असा अर्थ होतो. अप्पाजी ने कलिंग के राजा को उसके प्रश्न का जवाब दिया. आपने जो मूर्तियां मंगवाई उसमें से एक मूर्ति के कान में से तार डालने के बाद उसके मुंह में से बाहर निकली वो निकृष्ट मूर्ति. जब एक आदमी अफवाह सुनता है और उस अफवाह की खरी खोटी न देखते हुए वो दूसरों को वो अफवाह बताता है, इससे उसका और समाज का अच्छा नहीं होता. इस मूर्ति का अर्थ ये है. दुसऱ्या मूर्तीच्या एका कानातून घातलेली तार त्या मूर्तीच्या दुसऱ्या कानातून बाहेर पडली, ही मध्यम प्रतीची मूर्ति. एखाद्या माणसाने अफवा ऐकली आणि ती दुसऱ्या कानाने सोडून दिली तर त्यात समाजाचे हितही होत नाही आणि नुकसानही होत नाही, हा दुसऱ्या मूर्तीचा अर्थ. दूसरी मूर्ति के एक कान में तार डालने के बाद दूसरी कान में से वो तार बाहर निकली, वो मध्यम मूर्ति. जब एक आदमी ने अफवाह सुनी और दूसरी कान में से छोड़ दी, उससे समाज का अच्छा भी नहीं होता और नुकसान भी नहीं होता, ऐसा है दूसरी मूर्ति का अर्थ. तिसऱ्या मूर्तीच्या कानात घातलेली तार तेथेच अडून राहिली, ही तिसरी उत्कृष्ट मूर्ति.
अफवा ऐकल्यावर जो माणूस दुसऱ्या कानाने तो सोडून देत नाही किंवा लगेच ती दुसऱ्याला सांगतही नाही, तर तिच्या खरे खोटेपणाची खात्री करून घेतो आणि आपण काय ऐकले ते पुराव्याशिवाय सांगत नाही, तो माणूस उत्तम, हा त्या तिसऱ्या मूर्तीचा अर्थ होय. तीसरी मूर्ति के कान में तार डालते ही वो तार वहीं पर रह जाती है। वो तीसरी उत्कृष्ट अच्छी मूर्ति, जो आदमी अफवाह सुनने के बाद दूसरी कान से छोड़ भी नहीं देता या दूसरों को बताता भी नहीं, तो वो आदमी उस अफवाह की खरे खोटे की जांच करता है और खुद ने क्या सुना वो सबूत के बिना बताता नहीं है, वो आदमी अच्छा. ये तिसरी मूर्ति का अर्थ है. कलिंगच्या राजाला अप्पाजींचे उत्तर मिळाले. अप्पाजींनी तीनही मूर्तींचा दर्जा ओळखल्याने राजा संतुष्ट झाला. त्याने अप्पाजींचे व कृष्णदेवरायांचे अभिनंदन केले. कलिंग के राजा को अप्पाजी का जवाब मिल गया. अप्पाजी ने तीनों मूर्ति का दर्जा परख लिया. इससे राजा संतुष्ट यानी समाधानी हो गया. उसने अप्पाजी और कृष्णदेवराय का अभिनंदन किया.